हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने स्लैटर रूल के बारे में पढ़ा था। जिसको नहीं पता लगा हो वो हमारी लास्ट वीडियो देख सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ स्लैटर रूल के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं सबसे पहली एप्लीकेशंस पर। तो गाइस, जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है कि अ 4s ऑर्बिटल इज़ फिल्ड फर्स्ट देन 3d ऑर्बिटल। तो गाइस, आपने देखा होगा या आपने करा होगा कि जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आप 3p के बाद इलेक्ट्रॉन फील्ड करते हो 4s में, ना कि 3d में। ऐसा क्यों? तो इसको हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्लैटर रूल। नाउ लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ पोटासियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 19। ठीक है, तो इसके लिए जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, ये हो गए 18 इलेक्ट्रॉन तक की कॉन्फ़िगरेशन। 19 जो इलेक्ट्रॉन है, एक बार हम 4s में जाएगा, एक बार 3d में जाके हम इसको कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है 4s1 में जा रहा है। तो उस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू आएगी 2.20। ठीक है, इन केस ऑफ 4s ऑर्बिटल। और दूसरी बात, जब 3d में हम कंसीडर करेंगे तो उस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू आएगी 1.0 जब 3d में इलेक्ट्रॉन गया। तो दोस्तों, इससे आप क्या समझ रहे हो कि जो 4s है उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 3d। तो दोस्तों, 4s का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा 4s में एज़ कम्पेयर टू 3d। ठीक है, तो ये थी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में, सेकंड। तो दोस्तों, सेकंड एप्लीकेशन इसकी अपोजिट है कि इन अ ट्रांजिशन मेटल द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फर्स्ट फ्रॉम 4s देन 3d। ठीक है, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो सबसे पहले हम 4s से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे देन 3d, जबकि भरा हमने 3d लास्ट में है। तो ऐसा क्यों? तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं मैंगनीज़ का, जिसका एटॉमिक नंबर है 25। ठीक है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। ठीक है, तो नाउ सबसे पहले हम 4s से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। तो उस केस में जब हम 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उस केस में जेड इफ़ेक्टिव की वैल्यू कितनी आएगी? 3.60। और जब हम 3d से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उस केस में जेड इफ़ेक्टिव की वैल्यू कितनी आएगी? 5.60। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है? तो दोस्तों, 4s के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है एज़ कम्पेयर टू 3d। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें अगर कम है, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा, देन इससे डिफ़िकल्ट होगा 3d से। ठीक है, समझ रहे हो? अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम है तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ईजी है। तो 4s के केस में बस वही बात है कि 4s में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिल्कुल ही कम है, तो ईजी होगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, इसलिए हम 4s से इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव करते हैं देन 3d। तो ये थी इसकी सेकंड एप्लीकेशन। अब हम चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन पे। दोस्तों, जो थर्ड एप्लीकेशन है उसमें हम बात करेंगे ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रॉन रिमूवल पावर ऑफ एन एटम। तो उसमें क्या है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो ऑलवेज लोअर होती है देन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, देन थर्ड आयनाइजेशन अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए हमें एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं किसी एटम का। मान लो इसके बैलेंस सेल में हमारे पास है 4 इलेक्ट्रॉन। जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब यहाँ से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास कितने बचेंगे? एक इलेक्ट्रॉन कम बचेगा। उससे क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा इन इलेक्ट्रॉनों पर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए सेकंड आयनाइजेशन की एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी।
सेम केस थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में होगा, उसमें हमें और ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए जो ट्रेंड है आयनाइजेशन एनर्जी का वो ये रहता है। ठीक है, ये थी इसकी थर्ड एप्लीकेशन। अब हम चलते हैं फोर्थ एप्लीकेशन पे। फोर्थ एप्लीकेशन है कि जो साइज़ है, फोर्थ एप्लीकेशन है कि साइज ऑफ कैटायन इज़ ऑलवेज लोअर देन न्यूट्रल एटम देन एनायन। ठीक है, कि जो एनायनिक एटम है या जो एनायंस है उनका साइज ऑलवेज ग्रेटर देन होगा देन कैटायन। तो ऐसा क्यों? तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं एक कैटायन का, एक एनायन का और एक न्यूट्रल एटम का। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। जेड इज इक्वल टू कितना 17। तो उस केस में जेड इफेक्टिव हम निकालेंगे अगर क्लोरीन का, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 6.10। अगर हम क्लोराइड आयन, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू आएगी 5.75। ठीक है, ये तो हो गया एनायन और ये हो गया न्यूट्रल। अब हम लेते हैं सोडियम का एग्जांपल और सोडियम आयन कैटायन का। ठीक है, तो उस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आएगा? सोडियम के केस में 2.20 और इस केस में 6.85 निकाल सकते हो आप। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? तो जो कैटायन है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और जो एनायन है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा किसी भी एटम का तो उसका साइज़ क्या हो गया? कम होगा। तो इसलिए कैटायन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो साइज़ क्या होगा? कम होगा। तो साइज ऑफ कैटायन इज़ ऑलवेज लेसर देन एनायन। ठीक है, तो याद रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पर, जो कि है लास्ट एप्लीकेशन। तो गाइस जो लास्ट एप्लीकेशन है कि फिफ्थ, वो है कि एटॉमिक साइज ऑफ एटम डिक्रीज इन पीरियड। कि जब हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड में चलेंगे तो जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों इसको आपने समझना है कि जैसे हम पीरियड में चल रहे हैं एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ने का मतलब है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है 1 यूनिट से इन अ पीरियड। तो पीरियड में अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है? उसका इन्वर्सली वो क्या होगा? वो घटेगा। तो इसलिए पीरियड में एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। ठीक है, और इसका अपोजिट होता है कहाँ पे? ग्रुप में, जिसमें क्या होता है? एटॉमिक साइज़ इंक्रीज होता है। तो दोस्तों ये थी इसकी 5 एप्लीकेशन स्लैटर रूल की। आशा करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।